हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें इतिहास का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा था। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। कल जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने रूसी क्रांति के कारण पढ़ाए थे। इसका दूसरा पार्ट मैं आज लेकर हाजिर हूँ, रूसी क्रांति। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले वाली वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति। यूरोप के सर्वाधिक पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण विपरीत हो गया। जो कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर पार्टियां बननी शुरू हो गई थी। सोशलिस्ट पार्टी, ये मजदूरों की जो है पार्टियां बननी शुरू हो गई थी, यूनियन बननी शुरू हो गई थी। 1917 के अक्टूबर क्रांति के माध्यम से रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने आधिपत्य कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा गया है। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई थी। फरवरी और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा गया है। जो भी उस समय हुआ था, ऐसा दो हम घटनाएं पढ़ेंगे अध्याय में। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या हालात थे वहां पर, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें रूसी क्रांति से पहले जो घटनाएं थी या जो भी स्थिति वहां की थी वो समझनी पड़ेगी। रूसी क्रांति क्यों हुई, उससे पहले की घटनाओं को हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि रूसी क्रांति के होने के कारण क्या थी। रूसी साम्राज्य कैसा था? 1914 में रूस और उसके समस्त साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का राज था। मॉस्को के इर्द गिर्द पड़ने वाले कुछ राज्य हैं, जैसे कि आज के जो देश हैं, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के भाग थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। बहुमत क्या होता है? जब किसी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो। हमने मेजोरिटी और माइनॉरिटी पढ़ा है, तो बहुमत मेजोरिटी को बोलते हैं। परंतु इस साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी सम्मिलित थे। जो मेजॉरिटी थी वो थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की शाखा, जो थी वो थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन और भी रहते थे लोग यहाँ पर, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध। उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज कैसे थे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खेती करता था। लगभग 85% लोग वहां पर खेती करते थे। यूरोप में ऐसा और कोई देश नहीं था जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या जो है खेती करती हो, 85%। जो दूसरे देश थे फ्रांस और जर्मनी, उनमें 40-50% लोग जो हैं खेती करते थे। रूसी साम्राज्य के कृषक अपनी जरूरतों के अलावा बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। जब जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में खेती होती हो तो वहां पर तो लोग अपने अलावा मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। और रूस जो है अनाज का बड़ा निर्यातक था। उद्योगों की कमी थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। यद्यपि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, परंतु कारीगरों की वर्कशॉप के अलावा बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो 1890 के दशक में शुरू हुए थे। उस टाइम रूस में रेल नेटवर्क बढ़ाया जा रहा था और उसी समय रूस में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। विदेशी कंपनियां भी खुल रही थी। इन्हीं कारणों से जो है रूस का कोयला उत्पादन कुछ ही टाइम में
कुछ ही सालों में दुगना हो गया और स्टील उत्पादन 4 गुना हो गया। सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में कारीगरों की संख्या और कारखाना श्रमिकों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। कुछ कारीगर होते हैं जो हाथ से कोई चीज़ें बनाते हैं, जिनको हाथ से चीज़ बनाने का एक्सपीरियंस होता है, और कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो थे उनकी संख्या लगभग बराबर हो गई थी। जो ज़्यादातर कारखाने थे वहाँ पर वो प्राइवेट थे। उद्योगपति जो हैं उनके अपने निजी संपत्ति थी, सरकारी कारखाने नहीं थे। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था कि जो काम के घंटे हैं उनका समय तय हो, लेकिन इन समय को तय करने के लिए जो है इंस्पेक्टर बनाए गए थे कि भाई कारखानों के कार्यकलापों पर नज़र रखें, लेकिन वो भी इस चीज़ को कामयाब नहीं हुए इस चीज़ को करने में, और काम की जो टाइमिंग थी वो कई बार 15-15 घंटे तक मजदूरों को कार्य करना पड़ता था। तो इस तरीके से मजदूरों के रहने हेतु भी कमरों वगैरह की व्यवस्था होती थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर विभाजित थे, मतलब मजदूर जो है अलग अलग तरीके के थे। कुछ मजदूर ऐसे थे जो अभी भी अपने गांव से संबंध बनाए हुए थे, कुछ ऐसे थे जो शहरों में आकर बस गए थे, कुछ के अंदर काबिलियत के आधार पर भी डिफरेंस था। एज लाइक कुछ मजदूर ऐसे थे जिनको बहुत कुछ बनाना आता था और उनको बनाने के साथ साथ जब वो बनाते थे तो उनकी एक अलग पहचान होती थी। मीन्स जब कोई किसी चीज़ में एफिशिएंट होता है तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो ऐसे ही धातु श्रमिक कहते थे कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहिब मानते थे, उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों को मजदूरों में औरतों की जो संख्या थी लगभग 31% मजदूर थे औरतें, और उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। लेकिन मर्द मतलब मजदूरों की जो तनख्वाह थी पुरुषों की लगभग उनके अपेक्षा आधे से भी 3/4 तक मिलती थी। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी स्पष्ट दिखाई देता था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के दौरान एक दूसरे की सहायता करने हेतु संगठन बना लिए थे, परंतु ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बाद भी जब किसी को नौकरी से बाहर कर दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई परेशानी होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-1897 के मध्य वस्त्र उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी तादाद में आयोजित हुई। देहात की अधिकतर जमीन पर किसान खेती करते थे, परंतु विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का आधिपत्य था। आधिपत्य क्या होता है? अधिकार। मजदूरों की तरह किसान भी विभाजित थे। किसान बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इक्का दुक्का वादों के अलावा वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल आदर नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों का जो सत्ता और हैसियत प्राप्त हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, अपितु जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में प्राप्त थी। जार जो था वहाँ का रूस का एक निकोलस सेकंड, रूस का जो राजा था 1914 में, उसको उसकी वजह से उन सामंतों को जो है अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो उसकी जी उजूरी करते थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान व न केवल सामंतों का आदर करते थे, अपितु उन्होंने सामंतों को बचाने हेतु बकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। रूस के कृषक ये चाहते थे कि सामंतों की जमीन छीनकर किसानों के मध्य विभाजित कर दी जाए। यहाँ के जो है मजदूर अलग थे और वे लगान भी नहीं देते थे, और कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी हुई। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो सारे रूस में ही ऐसी घटनाएं होने लगी थी। रूसी कृषक यूरोप के शेष कृषकों के मुकाबले एक लिहाज से भी अलग थे। यहाँ के कृषक समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून की ही हर परिवार की आवश्यकता के आधार पर किसानों को जमीन विभाजित करता था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।